नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लखनऊ से पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। आगामी चुनावों को लेकर के बैठक में मंथन होगा। हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का मंथन होगा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज मंथन करेंगे और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए सुनील बंसल की एंट्री होती है और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज मंथन करेंगे। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य, हारी हुई बाकी की 14 सीटों पर भी पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी कार्य दिया गया था हारी हुई 14 सीटों पर सांसदों विधायकों को कि 3-3 जोन में बांटा गया था, 3-3 क्षेत्र दिए गए थे ताकि वहां पर जनता से चर्चा हो सके, कार्यकर्ताओं से चर्चा हो सके, रणनीति बनाई जा सके। लेकिन आज राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी मंथन करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य, आपको बताएं कौन कौन सी वो सीटें हैं। बिजनौर, लालगंज, रायबरेली, सहारनपुर, गाजीपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मऊ, नगीना, मैनपुरी, जौनपुर, इसी के साथ साथ अंबेडकर नगर। तो ये तमाम सीटें हैं, 14 सीटें जिनके ऊपर आज मंथन होगा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल महामंथन करेंगे। क्या रणनीति बनाई जाएगी इन बाकी की बची हुई 14 सीटों पर, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, हारी हुई 14 सीटों पर महामंथन होगा और महामंत्री सुनील बंसल की भी एंट्री होती है इसमें। महामंत्री सुनील बंसल भी इन्हीं 14 सीटों पर फोकस करेंगे, रणनीति बनाएंगे ताकि इन 14 सीटों को दोबारा से जीत लिया जाए। बिल्कुल, अगर बात करें 2014 से पहले सुनील बंसल की उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई थी और उसके बाद देखा गया कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती गई। कहीं ना कहीं भरोसेमंद खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के सुनील बंसल, जिस चलते एक बार फिर हारी हुई 14 सीटों पर एक बार फिर उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का लक्ष्य 80 सीटें जीतने का है, लेकिन पिछली बार 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जिसमें जो है 10 सीटें बसपा ने जीती थी, 5 सीटें सपा ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस खाते में गई थी। हालांकि इस 2019 के चुनाव के समीकरण अलग थे, बसपा और सपा एक साथ चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इन 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपने कब्जे में उपचुनाव में कर ली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब 14 सीटें बची हैं, जिनको लेकर के अलग से मंथन किया जा रहा है। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है लखनऊ, जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहाँ पर सुनील बंसल हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव हारी थी वहाँ पर मजबूती के साथ जो है समीकरण बनाए जाए, वहाँ के लिए अलग से रणनीति बनाई जाए जिससे वो भारतीय जनता पार्टी खाते में आ जाए। इसको लेकर के तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अमरपाल मौर्य को संयोजक बनाया गया, साथ ही साथ 2 सहसंयोजक बनाए गए। आज जब बैठक होगी तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर मंथन होगा कि आखिर हार के कारण क्या रहे थे। लेकिन पिछली बार का जो समीकरण था थोड़ा अलग था 2019 चुनाव में, क्योंकि उस दौरान जो वोट का बंटवारा नहीं हो पाया था। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जिसको मानती वो, साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर वो एक साथ एक जगह गया था, जिससे चलते कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और जो बसपा का गठबंधन था उसको 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ और होगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं जो 14 सीटें उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेगी कि इनको किस तरीके से जीता जाए, किस तरीके से इनको फतह किया जाए। इसको लेकर के बाकायदा आज मंथन होगा। मंथन के दौरान तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे और देखा जाएगा किस तरीके से कि आने वाले समय में कौन कौन से कार्यक्रम इन सीटों पर करने हैं और किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार करनी है सीटों पर, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है 80 में 80 सीटें जीत पाए। हालांकि जो बाकी की सीटें हैं उनको लेकर के मंथन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो बैठक में होगा वो 14 सीटों पर होगा, जिनमें पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। अश्विनी, इसी के साथ साथ क्या इसके लिए कोई आज कार्यक्रम प्रस्तावित है?
बिल्कुल आज एक बैठक है। बैठक में सुनील बंसल मौजूद रहेंगे और एक दिवसीय प्रवास पर सुनील बंसल जो है लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद रहेंगे बैठक में। बैठक में तमाम निर्णय भी लिए जाएंगे कि किस तरीके से जो है नेताओं को, जो विधायक है, सांसदों को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर तय होना है, 14 जो सीटें जिन पर हार थी वो समीकरण क्या है, वहाँ जातीय समीकरण क्या है, कितना प्रतिशत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव मिला था, इस बार क्या कंडीशन हो सकती है वहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्टिव किया जाएगा कि जाकर के फिर से एक बार ताकत में झोंकिए। पिछली बार देखा गया था पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष की जो कड़ी थी वो काफ़ी मजबूत साबित हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये कड़ी जो है सुनील बंसल की देन थे। उन्होंने शुरू किया था कि बूथ लेवल की राजनीति उत्तर प्रदेश में की जाए, वो काफ़ी कारगर साबित हुई थी। एक बार फिर कहीं ना कहीं नया जीत का मंत्र सुनील बंसल देकर के अपने पदाधिकारियों को जाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की लखनऊ से। अतीक अहमद की सुरक्षा का ये महत्वपूर्ण मामला है। अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुरक्षा मामले में आज होगी सुनवाई और अतीक अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है अतीक अहमद के लिए, और अतीक अहमद को डर है कि जेल ट्रांसफर ना की जाए, उसे उत्तर प्रदेश ना लाया जाए। तो बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं। वो माफिया जिनकी एक समय पर तूती बोलती थी, आज वो उत्तर प्रदेश आने से कतरा रहे हैं और अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर के याचिका लगा रहे हैं। हमारे साथ पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, अतीक अहमद की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि वो बड़े बड़े माफिया जो कि एक दहशत का माहौल बना करके रखते थे, आज वो खुद उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से अतीक अहमद मामले में अतीक अहमद कल सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, और ये याचिका जो है वो उनके वकील की ओर से दायर की गई थी। और याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में जो प्रस्तावित ट्रांसफर है उसका विरोध होता है। निश्चित रूप से जो माफिया है, जो इस तरीके के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे हैं, या जो यूपी में है और यूपी से बाहर जाना चाहता है। लेकिन ये भी कहा गया उस याचिका में कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका, यानी कि अतीक अहमद का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर अतीक अहमद को यूपी लाया भी जाए तो उन्हें सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में लाया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि याचिका में कहा गया है कि किसी भी तरीके से उनकी जान को खतरा ना हो, इसके दृष्टिगत जो सरकार है या सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम करे और संभवतः कोशिश करे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इनकी जो सुनवाई है वो हो जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस अतीक अहमद का एक वक्त में बोलबाला था, उसके खौफ था उसका, तो कहीं ना कहीं आज वो अतीक अहमद घुटनों के बल पे है, इस तरीके से डरा हुआ है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें तमाम तरीके की बातों का जो जिक्र है वो कहीं ना कहीं किया गया है। और अतीक अहमद के वकील जो है वो उन्होंने ये याचिका डाली है अतीक अहमद की तरफ से, और साफ तौर पर कई बातें उसमें कही गई, बुलडोजर का भी जिक्र कहीं ना कहीं उस याचिका में किया गया है। ठीक है पीयूष, हम नजर बनाए रखेंगे इस बड़ी खबर पर। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। शहनवाज खान नाम के व्यक्ति ने लाखों रुपयों की ठगी की है। एलडीए से आवास दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बताएं कि 3 लोगों से आरोपी ने धोखाधड़ी कर हड़पे हैं 30 लाख रुपए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है।
आरोपी शहनाज के साथ उसकी पत्नी भी धोखाधड़ी में शामिल है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैसे मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी शहनाज के साथ उसकी पत्नी भी धोखाधड़ी में शामिल है और आपको बताएं कि पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर लाखों रुपयों की ठगी। शहनवाज खान नाम के व्यक्ति ने की लाखों रुपयों की ठगी। एलडीए से आवास दिलाने के नाम पर 3 आरोपियों से 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। 3 लोगों से आरोपी ने धोखाधड़ी कर हड़पे 30 लाख रुपए। पैसे वापस मांगने की सूरत पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। नीलेश चौहान बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, एक बार बताएं पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। शहनवाज खान नाम के व्यक्ति ने लाखों की ठगी की है। एलडीए से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सस्ते मकान दिलाने के नाम पर ये पैसे हड़पे गए थे। जब लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो शहनवाज और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी में जितने लोग शामिल थे उनके साथ मिलकर जो है धमकाने लगे और मदेगंज थाने में पूरा मुकदमा पीड़ित लोगों ने दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा हुआ मामला है और लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा इन लोगों ने हड़पा है। करीब 30 लाख रुपए हड़पने के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। देखना होगा कि मदेगंज पुलिस किस तरीके से पीड़ित परिवारों के साथ न्याय करती है और साथ ही साथ जो आरोपी हैं जो धोखाधड़ी कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होती है। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बलिया में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जिम से लौट रहे एक युवक को पीछे से गोली मार दी। ये पूरा मामला सहतवार थाना क्षेत्र के रजौली मार्ग का है, जहां देर शाम अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को पीछे से गोली मारी। वहीं गोली लगने से युवक घायल हो गया और जिसके बाद आसपास के लोगों ने युवक को जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मनोज राय ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनोज राय, बताएं एक बार विस्तार से पूरी खबर। जी, आपको बताते चले कि ये गोली की वारदात सातवार थाना क्षेत्र के बिनहा गांव है, जहां से जिम से स्कूली युवक लौट रहा था और पीछे से हौसला बुलंद बदमाशों ने गोली दागी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। शाम का वक्त था, काफी अंधेरा हो चुका था, लोगों का आवागमन कम था उस रास्ते पर। लेकिन जब वो गोली से लगने के बाद युवक छटपटा रहा था तो आसपास के लोग दौड़ करके उसे उठाए, लेकिन कोई यह नहीं देख पाया कि गोली मारने वाले लोग कौन थे। इसके बाद से ग्रामीणों ने उस घायल युवक को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां से स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन वहीं पुलिस जो है अभी पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है कि आखिर यह घटना हुई क्यों और घटना कारित करने वाले कौन थे, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगी है। जी ठीक है मनीष, ठीक है मनोज, माफ कीजिएगा, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थिति में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। मायके वालों ने दहेज न मिलने पर फांसी पर लटकाने का लगाया आरोप। 5 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के पुराना गनीपुर का पूरा मामला है। 5 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है ससुराल वालों पर। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर भी दे दी है थाने में। थाना नवाबगंज क्षेत्र के पुराना गनीपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में महिला ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो आपको बता दें कि मृतका के परिवारजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दहेज में 5 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। महिला के मायके वालों ने ससुराल के खिलाफ तहरीर दी है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन आए दिन ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दहेज की बलि लड़कियां चढ़ती जा रही हैं और ये मामले एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगे हैं। और मऊ से अगली खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का शूटर हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्तार के शूटर को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिजेश सोनकर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर के खटीक टोला मोहल्ले का रहने वाला शूटर बताया जा रहा है। कोतवाली थाना अंतर्गत से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की बड़ी सफलता है। ब्रिजेश सोनकर नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। कोतवाली थाना अंतर्गत से पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है। योगी सरकार कानून के राज को कायम कर रखा है। साथ ही आगे क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश की तरफ देखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज की हुई घटना के बाद हमारे साथ बात करने मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी। अजय जी, एक बार फिर से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिर से गिर रहा है, जहाँ विपक्षी पार्टी हमेशा आरोप लगा करती थी और उसके बाद हमने फोटो वायरल देखे, जो अपराधी हैं उनके फोटो किसके साथ वायरल हो रहे थे। देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां पर जिस तरह का कोई भी अपराध होता है, कानून अपना काम बहुत स्पष्टता से और विधिपूर्वक कर रहा है। अजय जी, देखा कि जिस तरीके से खुलेआम इस तरीके से असलहे और बम की गुजारिश की गई थी, तो कहीं ना कहीं दुस्साहस को एक चुनौती दी गई थी उत्तर प्रदेश को। देखिए, कोई भी आपराधिक घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है और प्रत्येक चुनौती से निपटने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है। कानून अपना काम बहुत अच्छे तरह से कर रहा है। जो भी अपराधी हैं वो बहुत जल्दी कटघरे के पीछे होंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी बताया थे कि जो अपराधी होंगे विधिक सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सबसे पहले उनको जेल के पीछे किया जाएगा। वीडियो शुभम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने महंगाई को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों को महंगाई और गरीबों की चिंता नहीं है, इसलिए रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। पिछले साल इन्होंने 22-23 के बजट में तो सिलेंडर के लिए बजट रखा था, लेकिन दिवाली में सिलेंडर तो दिया नहीं गया। तो उधर से आया जवाब कि नहीं, इस बार हम दे रहे हैं। मैंने आग्रह किया कम से कम होली में दे दीजिए। तो मान लीजिए होली में जो सिलेंडर इनको देना है उससे पहले ही उतने का जितना का सिलेंडर देंगे उससे अधिक उसकी प्राइस बढ़ा दिए। तो एक तरफ से घुमा फिरा करके कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। मैंने कल इस पर चर्चा किया कि पिछली बार जो आपने ये दर्शाया था कि मुझे इनसे इन विभागों से जैसे सेल टैक्स से जीएसटी से इतनी प्राप्तियां होगी। मैंने बताया कि अभी तक तो पिछली जो आपके प्राप्तियां दिखा करके आपने जो बजट के लिए प्रारूप बनाया था वो बजट तो आपका हर में कोई 30% माइनस में है, कोई 20% कम उनको प्राप्तियां हुई है। और जिसमें 20% कम प्राप्तियां हुई है उसमें इस बार इन्होंने 70% 90% तक और दिखाया कि हम और पहली बार से अधिक प्राप्त कर लेंगे। यानी वो 30% जो माइनस है वो प्लस 50% और, ये कहाँ संभव है। इसलिए यह बजट फिर अपने आप नीचे आ जाएगा, इसलिए दिखाने के लिए है, बाकी कोई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके करीबियों पर लगातार एसटीएफ शिकंजा कस रही है। दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में प्रॉपर्टी तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 में अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी का पता चला है। अतीक अहमद के घर पर ताला लटका हुआ है और अतीक के बेटे ने साल 2015 में इसी मकान में रहकर के पढ़ाई की थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से साल 1994 में 90 वर्ग मीटर का भूखंड का आवंटन हुआ था।
मेरठ में पिछले काफी समय से टैक्स न जमा करने वालों पर नगर निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई है। नगर निगम के अधिकारी प्रवर्तन दल के साथ टैक्स जमा करने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई करने दिल्ली रोड स्थित मेहताब सिनेमा पहुंचे और इस दौरान टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जैसे ही प्रवर्तन दल ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लोगों का आरोप था कि उनके पास टैक्स जमा करने का कोई नोटिस नहीं आया है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस बात को दरकिनार करते हुए प्रवर्तन दल की टीम ने कई दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई कर डाली। सीलिंग की कार्रवाई से घबराए अन्य दुकानदारों ने मौके पर ही टैक्स की आधी से ज्यादा धनराशि जमा कर दी और बाकी धनराशि के लिए समय मांगा है, जिसके बाद नगर निगम की टीम अन्य दुकानदारों और टैक्स जमा कराने की चेतावनी देकर वापस लौट आई है। गाजियाबाद में जीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि लोनी में लेंटर गिरने से हुई जनहानि के चलते अब जीडीए अवैध निर्माण के खिलाफ आक्रामक मूड में है, जिसके चलते शालीमार गार्डन के प्लाट संख्या बी 129 पर अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए ने एक्शन लिया है। हाथरस में राज्यपाल के दौरे से पहले जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में खलबली मच गई। वहीं जिला अस्पताल में गंदगी को लेकर के जिला अधिकारी अर्चना वर्मा ने नाराजगी जताई है और इस दौरान अस्पताल की ओपीडी और परिसर का भी जायजा लिया है। वहीं सीएमओ, सीडीओ और सीएमएस मौजूद रहे। अमरोहा में तेज रफ्तार बाइक का कहर देखने को मिला है। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आग की जांच पड़ताल में जुट गई है। गजरौला के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर जलालपुर के पास की घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के दास नर्सिंग होम में वकील की पत्नी का डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया था, जिससे वकील की पत्नी की मौत हुई थी। डॉक्टर के खिलाफ अधिकारियों से न्याय की भी गुहार लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारियों के आदेशों के बाद भी सीएमओ ने ओटी नहीं बंद की है। वहीं 9 महीने से वकील न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। न्याय के लिए वकील भटकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि एक गलत ऑपरेशन के कारण वकील की पत्नी की मौत हो गई थी और तब से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है वकील। और पति ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक उसकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।